हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और देखते हैं आप लोग अपना आकलन कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है, कौन सा नहीं है? शिक्षा ग्रहण करना, मकान बनाना, वस्त्र खरीदना, संपत्ति एकत्रित करना और एकत्रित करना। क्या इसमें दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है? तो आप लोग बताइए कि शिक्षा ग्रहण करना ये भी क्या होता है कि यह दीर्घकालीन लक्ष्य है। और मकान बनाना क्या है? क्या इसको कोई जल्दी 1 ही 2 दिन में इस तरीके से बना पाता है? नहीं। तो मकान बनाना भी दीर्घकालीन लक्ष्य है। वस्त्र खरीदना ये क्या है? ये दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है, ये क्या है? अल्पकालीन लक्ष्य है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो वस्त्र खरीदना है ये अल्पकालीन लक्ष्य है, ना कि दीर्घकालीन लक्ष्य है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि लक्ष्य की विशेषता नहीं है। तो लक्ष्य की विशेषता कौन सी नहीं है, इसको देखते हैं। सतत व स्वाभाविक प्रक्रिया, समय पर आधारित, लक्ष्य की गतिशील प्रकृति, लक्ष्य का हमेशा बना रहना। लक्ष्य की विशेषता कौन सा नहीं है कि सतत व स्वाभाविक प्रक्रिया, सतत पर आधारित, लक्ष्य की गतिशील प्रकृति और लक्ष्य का हमेशा बना रहना। तो इसमें कौन सा सही है? पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जेते पाँव पसारिए तेती लंबी सौर। जेते पाँव पसारिए तेती लंबी सौर कथन संबंधित है। किससे संबंधित है इसको देखते हैं, किससे संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे कि जेते पाँव पसारिए ये बजट व्यवस्थापन से। किससे? बजट व्यवस्थापन से। ठीक, तो इसका कौन सा सही होगा? ये बी वाला ऑप्शन। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है कि महत्वपूर्ण निर्णय किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण निर्णय किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है नैतिक निर्णय, आधारभूत निर्णय, फिर क्या कहते हैं आपातकालीन निर्णय, कार्यक्रमात्मक एवं अकार्यक्रमात्मक निर्णय, फिर दीर्घकालीन निर्णय। कौन सा इसमें सही है? ये ए वाला ऑप्शन नैतिक निर्णय और आधारभूत निर्णय ये सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 5वां जो है पार्कर के अनुसार मूल्य है। पार्कर के अनुसार मूल्य है तो कौन सा सही है? पार्कर के अनुसार मूल्य है क्रियात्मक व कल्पनात्मक, घर व महत्वाकांक्षा, उद्देश्यपूर्ण व क्रियात्मक, फिर चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य व ऊर्जा। तो हम देखेंगे कि पार्कर के अनुसार मूल्य है कौन सा? क्रियात्मक व कल्पनात्मक। ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। छठा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है शिक्षा ग्रहण करना, मकान बनाना, सब्जी खरीदना, या आप चौथा ऑप्शन ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे ऑप्शन में हम देखेंगे कि दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है शिक्षा ग्रहण करना, मकान बनाना, सब्जी खरीदना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, सब्जी खरीदना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सामुदायिक सुविधा नहीं है। सामुदायिक सुविधा नहीं है कॉपी पेन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रेलवे स्टेशन सड़क, फिर तीसरा ऑप्शन है पार्क पुस्तकालय, फिर चौथा ऑप्शन है डाक सेवा यातायात। फिर इन चारों में से कौन सा क्या है, कौन सा नहीं है? अरे सामुदायिक सुविधा नहीं है। कौन सी नहीं है सामुदायिक सुविधा? इसमें से देखते हैं। सामुदायिक सुविधा नहीं है कॉपी पेन। कॉपी पेन जो होती है ये सामुदायिक सुविधा नहीं होती है, बल्कि क्योंकि रेलवे स्टेशन, सड़क, पार्क, पुस्तकालय, डाक सेवा, यातायात ये सब सामुदायिक सुविधा होती हैं। अब हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? विनियोग बराबर क्या होता है? विनियोग बराबर क्या होता है इसको देखेंगे। आय प्लस बजट और बजट
फिर आय माइनस व्यय, फिर बचत प्लस ये बचत प्लस व्यय, फिर बचत प्लस आय। तो यहाँ पर ये बचत प्लस व्यय। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बैंक की सुविधा नहीं है। बैंक की सुविधा नहीं है, कौन सी नहीं है बैंक की सुविधा? राष्ट्रीय बचत पत्र, चालू खाता, संचित खाता, बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र कौन सा? राष्ट्रीय बचत पत्र और चालू खाता, संचित खाता, बचत पत्र। तो बैंक की सुविधा नहीं है, क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र जो होता है यह इसे पोस्ट ऑफिस देता है। कौन देता है? पोस्ट ऑफिस देता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नियोजन की विशेषताएं हैं। नियोजन की विशेषताएं कौन सी हैं? इसको देखिए कि लोचमय पहला है, दूसरा सर्वव्यापकता है, तीसरा है पृथक व्यवस्था, फिर चौथा है अतीतमुखी, फिर पांचवा है पारस्परिक निर्भरता और छठा है बौद्धिक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला क्या है? लोचमय, दूसरा है सर्वव्यापकता और पांचवा है पारस्परिक निर्भरता और छठा है बौद्धिक। ये ऑप्शन इसके कहाँ 1, 2, 5, 6 कौन से ऑप्शन सही होंगे? बी वाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? आवश्यक बचत पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, आवश्यक खर्चे में कटौती पर। मतलब परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था ये किस पर निर्भर करती है? क्या आवश्यक बचत पर निर्भर करती है, विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है, आवश्यकताओं के समन्वय पर निर्भर करती है, या आवश्यक खर्चे में कटौती पर निर्भर करती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा विवेकपूर्ण बचत पर। किसमें? विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि परिवार क्या है। परिवार समूह है, समुदाय है और एक सामाजिक संस्था है। तो ये क्या है? और एक भीड़ है। ये क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली प्रारंभिक जीवन चक्र की अवस्था है। मतलब बालक जो होते हैं जब घर छोड़ते हैं ये किससे है? ये फैमिली लाइफ साइकिल से है कि इसकी जो है 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है? एक प्रारंभिक अवस्था होती है जिसको मतलब प्रारंभिक अवस्था होती है, और दूसरी क्या होती है कि इसको विस्तारित अवस्था बोलते हैं, और तीसरी क्या होती है? तीसरी संकुचित अवस्था कहलाती है। तो प्रारंभिक अवस्था या प्राथमिक अवस्था जो भी है, स्थापत्य काल जो भी है, ये बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था को क्या कहते हैं? 13 का आंसर होगा पुनर्व्यवस्था काल। क्या है? बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे बाल विवाह है एक व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कानूनी समस्या है। तो पहला क्या है? व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कानूनी समस्या। तो बाल विवाह क्या है? ये एक सामाजिक समस्या है। कौन सी समस्या है? ये एक सामाजिक समस्या है। अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पर कि पारिवारिक जीवन चक्र की कौन सी अवस्था है? पारिवारिक जीवन चक्र की कौन सी अवस्था है? मतलब इसमें से कौन सी अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की है? तो क्या प्रारंभिक अवस्था है, विस्तृत अवस्था है, संकुचित अवस्था है, सभी? अभी को हमने इसका आंसर दिया है कि पारिवारिक जीवन चक्र की कौन सी अवस्था है? 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक, विस्तृत, संकुचित। और इसमें से क्या सही हो जाएगा? चारों, मतलब सभी सही हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि परिवार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलती है? परिवार को
वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलती है? जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही हो जाएगा जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य आयोजन लक्ष्य, मूल्य लक्ष्य स्तर, दूसरा है लक्ष्य आयोजन स्तर, और तीसरा है मूल्य लक्ष्य स्तर, और चौथा है स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभिक सोपान है संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार, प्रारंभिक परिवार। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है? प्रारंभिक परिवार। ठीक। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है? आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है? ये किसका विवरण है? प्रशिक्षण, नियंत्रण, प्रबंधन, कोई नहीं। यह है प्रबंधन का। किसका है? प्रबंधन का। ठीक। सरलीकरण, यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। तो ये 20 वाले में कौन सा सही होगा? ए, यानी 20 का कौन सा सही होगा? कार्य। 20 का कौन सा सही होगा? अब नेक्स्ट देखेंगे, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। मतलब कोई व्यक्ति प्यासा है तो पहला गिलास जब उसने पानी पिया तो उसे संतुष्टि हुई, लेकिन जब उसने दूसरा पिया तो वहीं उसे कम संतुष्टि हुई। ये कौन सा नियम है? मांग के नियम का, सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम का, उत्पत्ति ह्रास का, और पूर्ति के नियम का। तो इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता का नियम यह बताता है, इसके बारे में जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता का नियम यह बताता है कि जब आप किसी भी इकाई का उपभोग बार बार करेंगे तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो होता है वह कम हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, सीमांत उपयोगिता का नियम यह बताता है जब आप किसी भी इकाई का उपयोग बार बार करेंगे तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। ठीक। तो ये कौन सा? बी सही हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, बोर्डम थकान किस प्रकार की थकान नहीं है? बोर्डम थकान शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, नीरस थकान, बी और सी दोनों। तो यह कौन सी थकान नहीं है? शारीरिक थकान। बोर्डम थकान कौन सी थकान नहीं है? शारीरिक थकान नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे, समय प्रबंधन के औजार हैं शिखर, भार, कार्यवक्र और दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, दीवार, दौड़ना, कंप्यूटर। तो क्या उसके बाद समय प्रबंधन के औजार हैं? कौन सा होगा? 23 का कौन सा होगा? तेईस का समय प्रबंधन का औजार है तो 23 का होगा ए। कौन सा होगा? शिखर, भार, कार्यवक्र। अब नेक्स्ट देखेंगे, मानव की ज्ञान व अभिरुचियाँ कहलाती हैं। मानव की ज्ञान व अभिरुचियाँ क्या कहलाती हैं? ये क्या कहलाएंगी? मानवीय, अमानवीय, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाएंगी? यह मानवीय संसाधन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मानवीय संसाधन।
अब नेक्स्ट देखेंगे, निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन है। अमानवीय संसाधन है समय, ज्ञान, कौशल, भावनाएं। तो अमानवीय संसाधन है क्या है? समय। अब नेक्स्ट देखेंगे, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त करना और समन्वित करने की प्रक्रिया है। तो आंसर क्या होगा? योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रित करना, कार्यान्वित करना। तो इसका कार्यान्वित करना, इसका क्या हो गया? योजना बनाना। अब नेक्स्ट देखेंगे, पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिससे किया जाता है कार्य सरलीकरण, बुनाई, सिलाई, टेक्सचर विश्लेषण। तो इससे क्या किया जाता है? कार्य सरलीकरण। उसके बाद क्या है? 28वां देखेंगे कि प्रबंध निर्णयों, पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। किसका? परिवार का, समाज का और घर का। परिवार, समाज, घर, कौशल। तो इसमें से क्या सही होगा? 28 का आंसर सही होगा बी। क्या सही होगा? बी सही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतःवैयक्तिक मानव संसाधन है। मतलब जो मनुष्य के अंतःवैयक्तिक मानव, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब जो मनुष्य के अंदर हैं, तो ये क्या कहलाए? ये कौशल, अभिवृत्तियाँ, ज्ञान। अब नेक्स्ट देखेंगे, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया सकता है। यह कथन किसका है? फिर से एक बार देखेंगे, कार्य के सरलीकरण को कार्य विधि के साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? निखिल एवं डार्सी। अब नेक्स्ट देखेंगे, तस्वीर, कालीन, दरी, मूर्ति इत्यादि लगाकर एक ही स्थान पर लगे रहते हैं। यदि इनमें से किसी वस्तु को हटा दिया जाए तो यह सजावट के किस तरीके से संभव होगा? कमी को छिपाना, पुनर्व्यवस्था, वस्तु हटा देना, सभी। तो 31 का कौन सा आंसर सही है? 31 का वस्तु हटा देना। क्या है? अब नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, इसमें क्या था कि तस्वीर, कालीन, दरी, मूर्ति इत्यादि लगातार एक ही स्थान पर लगे रहते हैं। यदि इनमें से किसी वस्तु को हटा दिया जाए तो यह सजावट का किस तरीके से संभव होगा? तो किस तरीके से संभव होगा यह सजावट? किस तरीके से संभव होगा? सी, वस्तु हटा देना। सी, वस्तु हटा देना। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक लयपूर्ण गति प्राप्त करने के लिए असत्य है? आकृति की पुनरावृत्ति, विकिरण, नवीन सज्जा, वस्तु की खरीद, रेखाओं की निरंतरता तथा संबंध गति। तो 32 का क्या होगा? सी। अब नेक्स्ट देखेंगे, बल का अर्थ है रुचि। रुचि एक विशेष केंद्र रखना और तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनाना। यह कथन किसका है? बल का अर्थ है, यह कथन किसका है? स्टेला का। किसका? स्टेला का। अब नेक्स्ट देखेंगे,
गृह एक शब्द है, भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक और विचारात्मक। तो मकान जो होता है वह ईंट से बनते हैं, लेकिन घर में सभी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अब हम देखेंगे गृह प्रबंधन है पारिवारिक सामाजिक प्रक्रिया कोई नहीं। तो गृह प्रबंधन क्या है? गृह प्रबंधन क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ग्रास एवं कैंडल ने। किसने कहा? ग्रास एवं कैंडल ने। ठीक। प्रबंधन एक साधन मात्र है, साध्य नहीं, यह किसने कहा? किसने कहा? ये सत्य है। प्रबंधन एक साधन मात्र है, न कि साध्य है। ये क्या है? सत्य है। अब समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का कौन सा चरण है? समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दिया? सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दिया? बंडूरा को। किसने दिया? किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। अब नेक्स्ट देखेंगे समय योजना कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, व्यवहारिक, कठोर, लचीली तथा व्यवहारिक। कैसी होनी चाहिए समय योजना? कैसी होनी चाहिए? लचीली। अब नेक्स्ट देखेंगे कि औपचारिक तकनीक का चयन करें। पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मेमो मोशन चार्ट, ऑपरेशन चार्ट। क्या है? औपचारिक तकनीकी का चयन कीजिए। तो औपचारिक तकनीकी में ये कार्य सरलीकरण से लिया गया है। कार्य सरलीकरण दो होते हैं, एक औपचारिक तकनीकी होती है, दूसरा होती है अनौपचारिक तकनीकी। तो औपचारिक तकनीकी में 4 होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक तकनीकी में और अनौपचारिक तकनीकी में 4 होते हैं। तो औपचारिक तकनीकी का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा है? पाथवे चार्ट भी है, प्रोसेस चार्ट भी है, ऑपरेशन चार्ट है, लेकिन मेमो मोशन चार्ट नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबंधन की जड़ है। प्रबंधन की जड़ क्या है? प्रबंधन की जड़ है निर्णय लेना। क्या है? निर्णय लेना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे समस्या को देखना, हल करने का प्रयास करना, हल को सुंदरता में बना देना, देखने वाले को आसानी तरह से खींचने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसका क्या है? गृह सज्जा, सजावट, कला, डिजाइन। गृह सज्जा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबवत रेखा से चौड़ाई में वृद्धि का आभास होता है। लंबवत रेखा ऊंचाई का आभास कराती है और वृत्त रेखा सीधी एवं लेटी रेखा के अनुशासन एवं स्थिरता को तोड़ती है। कौन सा ऑप्शन इसमें कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो कौन सा है? डी। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है? यदि मेज की डिजाइन गोल है तो उस पर लगने वाले कवर को किस रेखा का प्रयोग किया जाएगा? तो उसे चौथा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।